ग्रुप 17, ठीक है जी। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं? व्हाट्स द अदर नेम दैट वी कॉल दीज ग्रुप 17 या ग्रुप 7 के एज इन ओ लेवल्स, इनको हम और क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल देम एज दी हैलोजेंस, ठीक है। एंड ये मेरे तो बड़े फेवरेट है अमंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मुझे ग्रुप 17 बड़ा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, बस एक लाइकिंग है इनके लिए। नाम भी इनका फंकी सा है, हैलोजेंस, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी Cl2, Br2, I2, F2, ठीक है, At2, राइट। दे ऑल एग्जिस्ट एज 2 2 2 करके, यानी एक मॉलिक्यूल में ये दो एक साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। वंस अगेन वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन फ्लोरीन और एस्टेटीन, इंस्टेड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज थ्री। हाँ, उसी के हिसाब से फिर प्रिडिक्शन करना एस्टेटीन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में एंड सो एंड सो फोर्थ, वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस इन तीनों पे होगा। अपीयरेंस एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन की अपीयरेंस क्या होती है एट रूम टेम्परेचर? डू यू गाइज नो कैसा दिखता है ये? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या होता है इसका कलर? एनी आइडिया? क्लोरीन कैसा दिखता है? वेरी गुड। Second, let's also open this. So it's a yellowish greenish gas. You can even write it as a pale green gas, and I'm going to write as a yellowish green gas, ठीक है। पेल ग्रीन इज ऑल्सो ओके, ग्रीन, सिर्फ ग्रीन विल ऑल्सो बी ओके, लेकिन येलो नहीं सिर्फ, ठीक है। सो येलोविश ग्रीनिश गैस होती है। ब्रोमीन, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और कौन सा कलर? विच कलर डज ब्रोमीन हैव? ठीक है। सो यस, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका कलर जो है वो जो है वो रेडिश ब्राउनिश होता है, ठीक है। सो इट इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, ठीक है। इवन इन फैक्ट ऑरेंज भी इज ओके, ठीक है। सो ऑरेंज कलर भी अगर आप लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट मोर टूवर्ड्स जो है ये साइड रेडिश ब्राउन साइड की तरफ जा रहा होता है। और आयोडीन, आयोडीन हाउ डज इट एग्जिस्ट एज रूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? So this exists as a black solid, ठीक है जी। सो इट एग्जिस्ट्स एज ए ब्लैक सॉलिड। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। व्हाट थिंग्स डू यू सी? यू सी दैट द कलर इज गेटिंग डार्कर, नजर आ रहा है? येलो से रेड से ब्लैक, या फिर येलो से ब्राउन से ब्लैक। कलर जो है वो नीचे जाते हुए गहरा होता जा रहा है, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डार्कर। और दूसरी चीज अगर देखोगे तो स्टेट जो है वो गैस, लिक्विड से लेके सॉलिड तक जा रही है। इट गोज फ्रॉम अ गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? आई कैन से दैट द कलर गेट्स डार्कर, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बोल सकता हूं? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप? इंक्रीजिंग, राइट, बिकॉज क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड उसी ब्रोमीन उसी टेम्परेचर पे लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन उसी टेम्परेचर पे सॉलिड में इंक्रीज करता है। यानी इसका मतलब है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। एनी आइडिया एज टू व्हाई दे आर इंक्रीजिंग? यस, एग्जैक्टली, याद करो। ये क्या है? ये एक सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। देयर आर सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो इनके बारे में जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ओपिनियन दे रहे होंगे तो वी हैव टू फोकस ऑन देयर इंटरमोलेक्युलर forces, because those are the forces being made or broken when this thing is melting or boiling, ठीक है जी। So melting boiling point increases as temporary dipole forces गेट स्ट्रोंगर, ठीक है। ये भी याद रखना है कि इनमें सिर्फ टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस होती हैं। क्यों? बिकॉज सेम स्पीशी है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की किसी पे भी गालिब नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे। सो इट विल नॉट बी अ पोलर कंपाउंड। सो पोलर यानी परमानेंट डायपोल्स नहीं हो सकते। फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डायपोल्स होंगे। और टेम्पररी डायपोल फोर्सेस क्यों स्ट्रॉन्गर हो रही हैं? The reason for that is that the number of electrons down the group are increasing. The number of electrons down the group are increasing. So more melting point, boiling point increases as temporary dipole forces get stronger as number of electrons increases. यहां तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एनी इश्यूज विद द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड? क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या मसला है, सब चीजें रिकॉल हो रही हैं। वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। अच्छा,
नाउ मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल, ये तो आपने देख लिया, आपने कह दिया Cl2 येलोइश ग्रीन है, Br2 रेडिश ब्राउन है, आयोडीन ब्लैक है, और इनकी स्टेट्स भी आपने दे दी। कैन यू प्रिडिक्ट द स्टेट एंड द कलर फॉर फ्लोरीन लुकिंग एट दिस डाटा? प्रिडिक्ट कर सकते हो? वेरी गुड मिशाल। व्हाट डू यू थिंक द स्टेट एंड कलर ऑफ फ्लोरीन वुड बी? ट्रांसपेरेंट तो नहीं? यस, सो इट शैल बी ए येलो, येलो गैस, येलो, येलोइश लिखना था लेकिन येलो गैस। इट शैल बी ए येलोइश गैस, मतलब येलोइश ग्रीन से मजीद लाइटर, मतलब येलो ही हो जाएगी बिल्कुल ये। और गैस से, अब ऑब्वियसली गैस से और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करोगे तो गैस ही रहेगी, और उससे कोई और अलग स्टेट नहीं आती। So it shall be a yellow gas. Or can you predict for astatine? Astatine is below iodine, ठीक है? Astatine is below iodine. तो एस्टेटीन के बारे में कोई प्रिडिक्शन कर सकते हो? कैसा होगा इसका कलर, और इसका जो स्टेट होगी वो क्या होगी? सो वंस अगेन, काले से और चीज मजीद और काली नहीं हो सकती। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना भी है, सो इट मे बी इट्स अ मोर डार्कर ब्लैक सॉलिड, ठीक है? सॉलिड ही होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज कर चुका है। अगर ये चीज सॉलिड में है, सो एस्टेटीन भी सॉलिड में होगी और मजीद ब्लैक हो जाएगी, बट आई एम स्टिल गोइंग टू राइट इट एज ब्लैक सॉलिड, ठीक है? क्योंकि आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट आयोडीन एंड एस्टेटीन ऐसी। सो ब्लैक सॉलिड ही होगी इसकी भी अपीयरेंस। वेरी गुड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कुछ बात पे विद रिगार्ड्स टू द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी के बारे में बात करी थी, तो वैसे भी हम इनकी भी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। सो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और वो क्यों डिक्रीज करती है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। सो डाउन द ग्रुप, एज यू गो डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। शील्डिंग को क्या होगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप? increases, this also increases. Why is this? Because of more number of inner shell electrons. तो होता क्या है, जब ये दोनों increase करते हैं simultaneously, so what goes on, what happens? Yes, when both of them will increase simultaneously, so they will cancel each other out. मतलब एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कुछ ना होने के बराबर कर देंगे। वेरी गुड। और फिर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज मोर नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट प्रूव्स व्हाई द रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो हैलोजेन्स रिएक्ट कैसे करते हैं? द नॉन मेटल्स टेक इलेक्ट्रॉन्स, या तो शेयरिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, या तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हुए इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, राइट? सो क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो रहा है ग्रुप से नीचे जाते हुए, तो जब मतलब बड़ा होता जा रहा है, तो ये जो न्यूक्लियस है बीच में बेचारा, वो नए इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने वैलेंस शेल में लाने के उसको मुश्किल होगी, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो ये है, ठीक है? फ्लोरीन इज अ रिलेटिवली स्मॉल थिंग, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं ब्रोमीन की, ठीक है? सो ब्रोमीन जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? वी ऑल नो कि भाई फ्लोरीन, अगर ये एक फ्लोरीन का एटम है और ये एक ब्रोमीन का एटम है, सो वी कैन सी दैट फ्लोरीन हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, इट हैज a स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो अगर इसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन खींचने हो, तो न्यूक्लियस आराम से कहीं और से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे ला सकता है। वेयर एज इन द केस ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का शेप ही इतना बड़ा है, उसका एटॉमिक रेडियस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब कोई इलेक्ट्रॉन खींच के लाना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे बीच में कैसे आएगा, इसके शेल में कैसे आएगा? जब ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके अपने शेल में इंट्रोड्यूस करेगा, राइट? बट द प्रॉब्लम इज वो न्यूक्लियस वैलेंस शेल से इतना दूर हो चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के आराम से नहीं ला सकता, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर द रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आई? So we can write over here कि more attraction, ठीक है जी, and over here you have less attraction। ओके जी। और अगर मजीद हम बात करें, तो भाई हैलोजेंस क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। न्यूट्रल हैलोजेंस विल ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं? इफ दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, शुड वी कॉल देम रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स?
सो वी शैल कॉल देम, याद रखना, खुद ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं यानी रिड्यूस हो रही हैं, राइट। सो वो एजेंट्स जो खुद रिड्यूस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कि दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, खुद रिड्यूस होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लेकिन बाकी चीजों को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल रिएक्शन। सोडियम सॉलिड रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट क्या बनेगी? व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी ओवर हियर? NaCl, राइट। सो इट शैल बी NaCl। और अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से इसको हाफ कर देते हैं आप, ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो 2 और 2, हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। मैं इसको हाफ कर रहा हूं। अच्छा जी, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन Na सॉलिड? 0। और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर इज आल्सो 0। एलिमेंटल फॉर्म में है, ये याद रखना, जो चीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगी दैट शैल बी एट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। अब क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं, सो अब यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट जो है वो -1 होगी और सोडियम की स्टेट जो है वो +1 होगी। तो हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि Na02 +1 गया, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ? सोडियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड? इट गॉट, it its oxidation number increased, so it got oxidized। and chlorine, वो कहां से कहां गया है, वो 0 से -1 गया है, यानी वो खुद रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो क्लोरीन Cl2 विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। क्लोरीन सारे हेलोजेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेना किस बात का नाम है, रिडक्शन का नाम है। तो यानी वो स्पीशी क्या होगी, द हेलोजेंस बेसिकली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? तो दिस इज जस्ट, एग्जामिनर जो है वो एक डिफरेंट टर्म्स में आपको ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, इसके बारे में भी कुछ बता सकता है। एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके जी। अच्छा, नाउ इसमें हमें एक दूसरा पहलू भी देखना है, बिकॉज दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर इज वेल, ठीक है। अभी हमने बात करी हेलोजेंस की, लेकिन अगर मैं हेलाइड्स की बात करूं, हेलाइड्स से आपको क्या समझ आता है, व्हाट आर हेलाइड्स? अगर मैं हैलोजेंस के हेलाइड्स बना दूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट आर हेलाइड्स? हेलाइड्स का क्या मतलब होगा? हैलोजन आयंस, यस। तो अगर मैं क्लोरीन का हेलाइड की बात कर रहा हूं, अगर क्लोरीन Cl2 इज द हैलोजन, तो इसका हेलाइड क्या है, इसका हेलाइड Cl-, ठीक है। मैं अगर Br2 की बात कर रहा हूं तो इसका हेलाइड क्या है, इसका हेलाइड Br-। अगर मैं आयोडीन की बात कर रहा हूं तो इसका हेलाइड क्या है, इसका हेलाइड I- है। ये हो गया क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया ब्रोमाइड, ये क्या हो गया, ये हो गया आयोडाइड। हमें इनके बारे में भी डिस्कशन करनी है, ये भी इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू आवर चैप्टर ओवर हियर, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम कुछ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा भाई, so we're going to talk about the reducing ability of the halides, ठीक है। reducing ability of the halides क्या मतलब सर, इसको थोड़ी देर में अभी देखते हैं इस बात का क्या मतलब है, लेकिन once again let's understand ये halides कैसे रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो वही चीज है, the nuclear charge will increase and the shielding will also increase, वही कहानी, they will cancel each other out, ठीक है। atomic radius increases once again, क्यों, because more number of inner shell electrons, ठीक है। तो बात कहानी पूरी वही की वही है, बट अब बस देखने का अंदाज अलग है, ठीक है। वहां पे हमने क्या बात करी, रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर रही है डाउन द, व्हाई आर दे बिकमिंग लेस रिएक्टिव डाउन द ग्रुप। अभी हम जो ये रिड्यूसिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी हम बेसिकली कुछ, मैं अगर थोड़ा और क्रूडली बात करना चाहूं तो मैं रिएक्टिविटी ऑफ दी हेलाइड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। रिड्यूसिंग एबिलिटी का क्या मतलब होगा, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, राइट, यानी खुद क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, और इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे आपके पास
जो आपके हैलोजेंस थे वो कैसे बॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके दूसरी स्पीशीज, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज एंड देन बॉन्ड। इसी के बरक्स अगर आपके पास हेलाइड्स है, तो हेलाइड्स के पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एफ माइनस आयन, और अगर मैं इसका वैलेंस शेल बना रहा हूं, तो द एफ माइनस इज समथिंग लाइक दिस, राइट। उसके अंदर ओरिजिनली 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, और अगर ये F माइनस है तो इसने कहीं ना कहीं से और इलेक्ट्रॉन चुरा के अपने शेल में डाला हुआ है। इसका मतलब ये होगा F माइनस यही होगा ना, डज एवरीवन एग्री? दी एट्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम सम अदर स्पीशी, इसका नहीं था, इसने कहीं और से लेके आया है, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग इट एज अ रेड क्रॉस कि ये कहीं और से आया। लेट्स ऑल्सो राइट दिस ओवर हियर। सो X इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीशी, कोई भी हो सकती है स्पीशी, जिससे भी चुरा के ले आया, या जिससे भी जो है वो बॉन्डिंग के साथ उसने उस दौरान ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेलाइड है ये क्या कर सकता है, ये अब ऑक्सीडाइज हो सकता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी आ रही है, कोई स्पीशी आती है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने बॉन्डिंग में किसी और से गेन किया था ना, अगर हम आयंस की बात करेंगे यानी हेलाइड्स की बात करेंगे, तो हेलाइड्स ये सलाहियत रखते हैं कि उनके पास जो उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन लिया था कहीं और से, ये किसी और चीज को दे दें, ठीक है। हो सकता है किसी चीज को इनको इससे ज्यादा जरूरत हो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उस स्पीशी को दे सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं अभी कि इनकी कितने अच्छे ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ये हेलाइड आयंस। इसको डिफरेंट तरीके से बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, इनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, दूसरों को कितना अच्छा रिड्यूस करते हैं, दूसरों को कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। या फिर इन अदर मोर क्रूड टर्म्स, कितने ज्यादा रिएक्टिव हैं आपके हेलाइड्स। आर यू गेटिंग दिस? ये कहानी सब समझ में आ रही है आप लोगों को? रिपीट कर देता हूं दोबारा से, ठीक है। देखो, हमें जो ग्रुप 17 में, हमने ग्रुप 2 में कोई उसका आयन का हमने पहलू नहीं देखा, ठीक है। लेकिन ग्रुप 17 में हमें आयन का भी पहलू देखना है। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हमारा जब हम हैलोजेंस को डिस्कस करें तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये द हेलाइड्स, ठीक है। हैलोजेंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा हैलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, राइट। व्हाई इज दैट? और हमने हैलोजन की क्या बात करी, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। सिंपल, हैलोजेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेके ही बॉन्ड करते हैं। they are non-metals, so they are reducing agents. They sorry, हाँ, so sorry, they are good oxidizing agents, my bad, the halogens are good oxidizing agents, ठीक है। दूसरों को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, they are good oxidizing agents। हैलोजेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेके ही ये बॉन्डिंग करेंगे, राइट। सो न्यूट्रल हैलोजन atoms या neutral halogen molecules will always accept electrons from other species to bond, ठीक है। अब हम इसका एक ऑपोजिट पहलू देख रहे हैं, हम आयंस की कहानी देख रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टडी इन दिस टॉपिक। तो जब हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आयन सबसे पहले तो हेलाइड्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स और दी रिएक्टिविटी ऑफ द हेलाइड्स। रिएक्टिविटी एक क्रूड लफ्ज है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, इतना कोई इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले इस बात को समझ लेते हैं, रिड्यूसिंग एबिलिटी का क्या मतलब है। रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, दूसरों को कितना अच्छा रिड्यूस करते हैं, यानी दूसरों को कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन देते हैं। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, उनको इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना। तो हेलाइड्स ये सलाहियत रखते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसी और को दे दें। और वो कैसे? बिकॉज हेलाइड जब भी बनेगा वो किसी और स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। सो दी हेलाइड आयन can lose its electron to some other species that is जिसको चाहिए, जिसको ज्यादा जरूरत है, तो the halide ions can act as electron givers। जैसे सोडियम मेटल या मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इसी तरह हेलाइड आयंस भी जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया हुआ था कहीं और से, तो वो ये इलेक्ट्रॉन उठा के किसी और स्पीशी को दे सकते हैं और इसको रिड्यूस कर सकते हैं। they can give this electron to another species and they can reduce that species, मतलब वो species electrons gain कर ले, ठीक है। तो जब हम हेलाइड्स की बात करेंगे हम उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी की बात करेंगे, और जब हम हेलोजेंस की बात करेंगे तो हम उनकी रिएक्टिविटी या फिर उनके कितने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। समझ आया? ठीक है। अच्छा,
अब बात वही है, ठीक है, टू डिस्क्राइब द ट्रेंड इज द सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शील्डिंग आल्सो इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है, लेट्स गेट दीज डायग्राम्स वंस अगेन, ठीक, ये डायग्राम्स ले आते हैं, कंट्रोल सी एंड लेट्स कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखने का अंदाज अंदाज अलग है, ठीक है। सो ये ब्रोमीन का ऊपर चला गया, ओके। So now instead of the halogen attracting an electron, the thing is that the halide, यानी ये जो F माइनस है और ये जो Br माइनस है, ये इनके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा जो इन्होंने कहीं और से गेन किया है, ये किसी को देना चाहते हैं, राइट। नाउ इफ वी लुक एट फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस छोटा है, तो द न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को किसी और स्पीशीज को मिल जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्यों, बिकॉज फ्लोरीन बड़ा जोर से खींच रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को। whereas in the case of for example bromine, since the atomic radius is larger, तो अगर कोई और स्पीशी आती है और उससे कहती है कि भाई मुझे ये इलेक्ट्रॉन दे दो, so it can more easily transfer that electron to another deserving species, ठीक है, let's say another deserving species, it can do that। whereas in the case of फ्लोरीन, सिंस यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट एंड बीन गिवन टू अनदर स्पीशी, whereas this electron will be considerably harder to lose and give to another species। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। so let's also write this over here कि यहाँ पे more attraction, that means harder to lose, whereas in this case यहाँ पे you have got less attraction, that means easier to lose। So basically if you look at it in a very crude way, the halogens act as normal non-metals, they act as normal non-metals। क्या मतलब है इस बात का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर वही हैलोजन एक हेलाइड बन जाए तो उसमें कुछ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर देना शुरू कर देता है। किसी भी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये सलाहियत रखता है कि बस जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा वो किसी और को दे सकता है। और ज्यादा आसान कब होगा देना वो इलेक्ट्रॉन, जब उसका खुद का न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से ना खींच रहा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर लूज करके किसी और स्पीशी को दिया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस। reactivity increases down the group, ठीक है, the reactivity of the halides will increase down the group, ठीक है, क्योंकि ये अब ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना खो देंगे। reactivity of the halogens will decrease, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है एक बड़े एटम को इलेक्ट्रॉन्स लेना क्योंकि उसकी अट्रैक्शन बहुत कम है न्यूक्लियस की, बट एक बड़े हेलाइड को वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी वो देना बड़ा आसान है। तो therefore reactivity of the halides is going to increase down the group, but the reactivity of the halogens is going to डिक्रीज डाउन द ग्राफ, ठीक है। so, इधर रिड्यूसिंग एबिलिटी की जगह मैं रिएक्टिविटी भी लिख सकता हूँ, इसको स्लैश करके यहाँ पे, ठीक है। एंड जस्ट एज अ प्रूफ, ठीक है, अभी मैं एक इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, हम थोड़े देर बाद जो है वो ये इसको स्टडी भी करेंगे इस इक्वेशन को। सो द हेलाइड आयंस can actually act as reducing agents. So for example, the HI can react with H2SO4 and form क्या कहते हैं SO2 plus I2 प्लस, सर क्लोरीन क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ ले सकता है, तो H2O, बट क्यों दिलवाना है तुम्हें उसको क्लोरीन क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सो ये कुछ रिएक्शन है, ठीक है, लेट्स बैलेंस दिस। ये रिएक्शन अभी फिलहाल हम देखेंगे इसको कैसे डिजाइन करना होता है, इसको कैसे सीखना है, क्या करना है, सो एंड सो फॉर्थ, व्हाटएवर, ठीक है। बट लेट्स प्रूव दैट द हेलाइड आयंस
can act as reducing agents. ठीक है, can you tell me the oxidation number of iodine in this? HI में क्या होगा oxidation number of iodine? -1. Very good. So iodine is -1, this is +1. अच्छा, once again हाइड्रोजन +1 होगा यहाँ पे ये -2 होगा. कैन यू गिव मी दी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इन H2SO4? So if we say this is X, then X 2 into 1 is 2 1 plus 4 into -2 4 into -2. ओवरऑल चार्ज क्या है? ओवरऑल चार्ज 0 के बराबर है. यू कैन डू योर कैलकुलेशन. 4 into -2 -8, -8 plus 2 is -6, -6 उस साइड पे जाएगा तो आपके पास +6 आ जाएगा. ठीक है, देन कैन यू वर्क आउट SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर? इसमें क्या होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? ये तो आसान है, जल्दी से कर लो. once again oxygen is always -2, so yes, if oxygen is -2, -2 into 2 is -4, so that means this must be +4, so that +4 -4 equals to 0. iodine का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? yes, thank you. इसमें 0 होगा, yes, because this is in elemental form, right? And then this is -2 and +1, blah blah blah. So if you see the iodine went from -1 to 0. ये खुद क्या हो गया? ये खुद हो गया है, क्या हुआ है खुद? -1 to 0 गया है. हाँ जी, खुद क्या हुआ है? खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट? -1 to 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, सो इट हैज ऑक्सीडाइज्ड. एंड देन अगर हम सल्फर को देखेंगे तो सल्फर हैज गॉन फ्रॉम अ +6 टू अ +4. तो सल्फर क्या हुआ है? सल्फर हैज रिड्यूस्ड, राइट? तो सल्फर इज द स्पीशी दैट हैज रिड्यूस्ड. ठीक है, बहरहाल हम इस रिएक्शन को मजीद मोर डिटेल में फर्दर ऑन देखेंगे और स्टडी करेंगे, बट जस्ट ओवर हियर एज अ प्रूफ कि भाई आयोडीन या दी halide ion can act as a reducing agent. And actually the iodine का जो halide ion है, the I minus ion is a very 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 good reducing agent, as we have just seen from over here as well कि भाई down the group the reducing ability is going to increase, they are going to become better reducing agents. ये ज्यादा आसानी से अपना गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और किसी स्पीशी को दे सकते हैं. ठीक है जी, बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग दिस? कैसे वो हेलाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? अब उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एबिलिटी क्यों बात कर रहे हैं? क्लियर है? पक्की बात है?